हम लोग के रिवीजन के सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कशन हम लोग डबल टाइट्रेशन का कर रहे हैं। डबल टाइट्रेशन के डिस्कशन से पहले एक छोटा सा रिक्वायरमेंट होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए टाइट्रेशन क्या होता है। एटलीस्ट टाइट्रेशन से अगर आपका इंट्रोडक्शन है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टाइट्रेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन होगा कि आप पहले टाइट्रेशन से एसोसिएटेड वीडियो देखें। अगर आपको नहीं समझ आता है टाइट्रेशन क्या होता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं टाइट्रेशन वाली चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। मैं उसके ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बना करके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि टाइट्रेशन क्या होता है, उसमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, इंडिकेटर का रोल क्या होता है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। हम लोग जब डबल टाइट्रेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग दो सब्सटेंसेस, सपोजेडली अगर हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, दो एसिड हम लोग एसिड 1 एंड एसिड 2 लेकर के चल सकते हैं एंड इसका टाइट्रेशन हम लोग बेस के साथ करा सकते हैं। सिमिलर टाइप से हम लोग दो बेस लेकर के चल सकते हैं, इसका टाइट्रेशन हम लोग एसिड के साथ करा सकते हैं। बेसिकली कोई दो स्पीसीज होंगे और उसका एक काउंटर स्पीसीज होगा जो टाइट्रेशन का नॉर्मल हमेशा बांट रहा है। किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, बेसिकली डबल टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे एक एग्जांपल याद है। मैं उसी एग्जांपल को डिस्कशन में यूज करना प्रेफर करूंगा। NaOH का सॉल्यूशन प्लस Na2CO3, हम लोग इस सब्सटेंस का या इस सॉल्यूशन का टाइट्रेशन करा रहे हैं विथ HCl। डबल टाइट्रेशन होता क्या है, उसमें करना क्या है, इन सब चीजों का एक बेसिक नॉलेज होगा जो सिंपल मोल कंसेप्ट से एसोसिएटेड है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं होता। पहला चीज हम लोग शुरू में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोगों के पास NaOH का बेसिक स्ट्रेंथ हाइयर होता है विथ रिस्पेक्ट टू Na2CO3। NaOH पहले रिएक्शन करना चाहेगा, Na2CO3 सेकेंड नंबर पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे HCl के रिएक्शन को हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पहला चीज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो NaOH सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसका रिएक्शन HCl के साथ हुआ एंड प्रोडक्ट में हम लोग NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, एक ये रिएक्शन होगा। एंड पैरेलली हम लोग का Na2CO3 भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा। ऑल्दो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि कार्बोनेट आयन में हम लोग के पास दो आयन्स है, CO3 2-। बेसिकली इधर दो स्टेप में रिएक्शन हो सकते हैं। पहले एक H+ का एडिशन होगा, जब एक H+ का एडिशन होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग एक फर्दर रिएक्शन की बात कर सकते हैं। मैं उस रिएक्शन को लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको हम लोग थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में NaHCO3 ये अगर HCl से रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट में H2CO3 प्लस वाटर फॉर्मेशन करेगा। बहुत सिंपल से रिएक्शन, अगर किसी को ये नहीं समझ आता है तो बस ये सोच लो, HCO3 माइनस H+ के साथ कंबाइन करेगा, बस एसिड बेस का सिंपल सा मतलब है। हम लोग जो बचपन में रिएक्शंस याद करते थे उसको समझने का एक बेसिक तरीका है, उसको समझ के काम करें तो चीजें याद रखना बहुत ईजी हो जाएंगी। ये कंबाइन करके H2CO3 बनाएगा। अब इसमें ये जो थर्ड रिएक्शन है इसको हम लोग अपने रिएक्शन का सेकेंड पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, फिर अपने टाइट्रेशन का सेकेंड पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए भी इसको डबल टाइट्रेशन बोल रहे हैं। बेसिकली दो स्टेप्स में टाइट्रेशन हो रहे हैं, इसलिए डबल टाइट्रेशन बोल सकते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, शुरू में NaOH है और Na2CO3 है, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात करें हम लोग। इनिशियल स्टेज में हम लोग के पास बेसिक सॉल्यूशन है और इनफैक्ट स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन है। शुरुआत के स्टेज में हम लोगों के फिनोफ्थिलीन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। फिनोफ्थिलीन का जो pH रेंज हो नॉर्मली 8 to 11 के अराउंड होता है। 8 to 11 का pH रेंज फिनोफ्थिलीन बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के लिए हम लोग के हिसाब से कलर तो दिखाएगा, बट वो बहुत ही डार्क कलर में रहेगा, हम लोग कुछ ज़्यादा जजमेंट नहीं कर सकते। फिर हम लोगों का पहला रिएक्शन होगा। जब पहला रिएक्शन होगा पहले रिएक्शन के टाइम पे जो हम लोग का सॉल्यूशन बिल्ड होगा उसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, NaOH वाला पार्ट तो चलो खत्म हो गया, NaCl बनाया जो न्यूट्रल है। Na2CO3 भी स्लाइटली मोर बेसिक पार्ट में आएगा क्योंकि H2CO3 से वीक एसिड है, उससे CO3 माइनस बना जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बट उस स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर और भी वीक एसिडिक नेचर होगा, वहां से कार्बोनेट आयन बना रहे हैं हम लोग, वो और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑल्दो स्टिल NaOH ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस था, उस स्ट्रॉन्ग बेस में जब हम लोगों ने H+ ऐड किया
तो हम लोगों को एसिडिक मीडियम मिलना चाहिए थोड़ा, बट ये एसिडिक मीडियम भी काफी वीक नेचर का था और ये बेसिक ही नेचर का है। अभी HCO3 माइनस तो बेसिक नेचर का ही है, बट एटलीस्ट एक चीज हो गया कि पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के टाइम पे, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट 1, इस टाइम पे हम लोगों के पास वीक बेसिक मीडियम हो गया। सो अगर वीक बेसिक मीडियम है तो इस टाइम पे हम लोग एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं फिनोल्फ्थालीन, जो स्लाइटली बेसिक मीडियम या वीक बेसिक मीडियम है, वो अच्छा वर्क करता है। सो एक इंडिकेटर यहाँ पे हम लोग का फिनोल्फ्थालीन, HPS से भी डिनोट कर सकते हैं इस चीज को हम लोग, ये हम लोग यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो सबसे पहला इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं तो 2 इक्विवेलेंस पॉइंट निकल के आएंगे। पहला जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उससे हम लोग का उसका आइडेंटिफिकेशन फिनोल्फ्थालीन के थ्रू हुआ, एंड वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग न्यूमेरिकली गैदर करेंगे। इसके बाद हम लोगों का सेकेंड स्टेप का रिएक्शन कंप्लीट होगा, या फिर सेकेंड रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट होगा। यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर सकते हैं। सो इसी की मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से HCl के साथ रिएक्शन हुआ और यहाँ से इक्विवेलेंस पॉइंट 2 आया। सो इक्विवेलेंस पॉइंट 2 में H2CO3 बन रखा है। H2CO3 के अलावा HCl होगा मिक्सचर में थोड़ा बहुत। अगर हम लोग को जस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है तो उस टाइम पे तो H2CO3 बनेगा। इसका मतलब हम लोग वीक एसिडिक मीडियम की बात कर सकते हैं। वीक एसिडिक मीडियम के रेंज में अगर हम लोग का टाइट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, सो हम लोग के पास ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जो इस रेंज के अंदर लाई करता हो या इस रेंज की इक्विवेलेंस पे लाई करता हो। सो हम लोग यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज लेके चल सकते हैं। आपको इंडिकेटर्स का आइडिया होना चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया था। अगर आइडिया नहीं है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने शायद बना भी रखा है, बट टाइट्रेशन का वीडियो शायद नहीं बना हुआ है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप इस चीज को समझ पाए। सो हम लोग मिथाइल ऑरेंज को यूज करके सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये तो आपका आइडेंटिफिकेशन का पार्ट हुआ। ये 2 अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन हुए, 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आया। दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को 2 इंडिकेटर्स यूज करने पड़े। सो चलो इंडिकेटर्स के थ्रू हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हम लोग का कैलकुलेशन का पार्ट शुरू होता है कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। सो पहला चीज, सेकेंड स्टेप को देख के हम लोग जज कर सकते हैं कि हम लोग के HCO3 माइनस और H2CO3 के मोल्स बराबर हैं, प्लस साथ ही साथ इक्वेशन बैलेंस है। मतलब जितने HCO3 माइनस के मोल्स होंगे उतना ही HCl के मोल्स होने चाहिए। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। HCO3 का जो कंसंट्रेशन, अभी हम लोग इसको फर्दर डिस्कशन में क्लोज डाउन करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं अभी के लिए कि क्योंकि ये सेकेंड स्टेप का रिएक्शन था, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग ऐसा लिख देते हैं HCO3 का जो कंसंट्रेशन है, सो ऐसा लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NaHCO3 दैट इज इक्वल टू M2। इसका वॉल्यूम हम लोग V2 कंसिडर कर लेते हैं, या फिर वॉल्यूम तो चलो हम लोग कैलकुलेशन में HCl के थ्रू कंसिडर कर लेंगे, बट अभी के लिए वॉल्यूम V2 कंसिडर कर लेते हैं। फिर हम लोग के HCl का कंसंट्रेशन हम लोग M कंसिडर कर लेते हैं। वॉल्यूम वाला पार्ट हम लोग अभी आते हैं कैलकुलेशन में। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली कि HCO3 के जितने मोल्स है उतने ही HCl के मोल्स होने चाहिए। सो नंबर ऑफ H प्लस तो दोनों तरफ सेम वैल्यू में दिख रहा, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि जो मोलैरिटी है और सेकेंड इक्विवेलेंस के लिए जितना वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट हुआ, इसको V कर लेते हैं अभी के लिए। सो सेकेंड इक्विवेलेंस के लिए जितना वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट हुआ वो हम लोग का V2 के बराबर हो गया। सो हम लोग के नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन वाले पार्ट को रिलेट करते वक्त, सो नंबर ऑफ मोल्स of NaHCO3 is equal to number of moles of HCl। ये सिंपल सा इक्वेशन होना चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे निकलेगा? सो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम V2 कंसिडर किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कैसे निकलेगा? सो हम लोग कैलकुलेशन में M2 इनटू V ये कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 तो निकल के आ गया। अब इसके ऊपर चलते हैं। हम लोग के इस इक्वेशन में जहाँ पे हम लोग इस डिस्कशन की बात कर रहे थे, ये सेकेंड इक्वेशन। सो Na2CO3 एक HCl के साथ रिएक्शन करके NaHCO3 बना रहा। सो यहाँ से एक और डिस्कशन है, जितने Na2CO3 हैं उतने ही NaHCO3 होने चाहिए, उतने ही मोल्स ऑफ NaHCO3 होने चाहिए। सो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसी कैलकुलेशन में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 यही चीज, सो ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 is equal to number of moles of Na2CO3। सो देख के तो लग रहा था कि कैलकुलेशन थोड़ा अलग होना चाहिए, बट आइडियली ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है।
सो उसका मोलैरिटी M2 के बराबर है एंड वॉल्यूम वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने V कंसिडर कर रखा था। सो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स अभी भी इक्वेटिंग वैल्यू पे चल रहे हैं। सो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि टोटल जो हम लोग का रिएक्शन हुआ उस टोटल रिएक्शन के लिए जो HCl के मोल्स हैं आइदर उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर लें, या हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि ठीक है पहले स्टेप में हम लोग के HCl का जो रिक्वायरमेंट हुआ था ये V1 वॉल्यूम के बराबर था, मतलब पहला जो इक्विवेलेंस पॉइंट आया था इसके लिए हम लोगों ने V1 वॉल्यूम कंसिडर कर लिया टाइट्रेशन के लिए। सो हम लोग इस V1 वॉल्यूम को कैसे रिलेट कर सकते हैं? सो ऐसा कंसिडरेशन कर सकते हैं हम लोग, जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया था इस इक्विवेलेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसा कंसिडरेशन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl must be equal to number of moles of NaOH plus number of moles of Na2CO3, जो केवल पहले वाले पार्ट की तरफ से रिएक्शन के लिए हम लोगों ने यूटिलाइज किया था। इक्वेशन 1:1 रेशियो में चल रहा था तो आराम से जितना H प्लस का रिक्वायरमेंट है वो इन दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो पहले वाले केस में और HCl का हम लोगों ने कंसंट्रेशन तो M के बराबर ले रखा है, तो ऐसा कर सकते हैं मोलैरिटी इनटू पहले वाले इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए वॉल्यूम 1 का रिक्वायरमेंट था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ये हम लोगों को शायद नहीं पता, तो चलो इसका कैलकुलेशन हम लोग देख लेंगे, बट ये कैलकुलेशन कर तो सकते हैं। मोल्स ऑफ Na2CO3, मोल्स ऑफ Na2CO3 ऑलरेडी हम लोग के पास कैलकुलेटेड है, ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के थ्रू जो NaSCO3 आया उससे ही रिलेटेबल है। सो बेसिकली हम लोग को मोल्स ऑफ NaOH मान लो नहीं पता तो भी एटलीस्ट सेकेंड टाइट्रेशन या सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के थ्रू हम लोग के पास एक कैलकुलेशन है M2 और V वॉल्यूम के बराबर। इनफैक्ट अगर हम लोग सही से सोचे सो हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट के बारे में ऑलरेडी डेटा दे रखे होंगे, कैलकुलेशंस में क्वेश्चंस में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे होंगे, उसके थ्रू हम लोग आराम से ये कैलकुलेशन में V वाले पार्ट को देख सकते हैं। सो क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा बहुत चीजें वेरी करेंगी, डिपेंड करेगा कौन सा क्वेश्चन हम लोग यूज कर रहे हैं, बट अभी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 हम लोग आराम से ऊपर के इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। सो ये चीज नॉर्मली नोन होगा टाइट्रेशन के टाइम पे, ये चीज हम लोग के पास गिवन होगा, तो यहाँ से हम लोग आराम से मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर NaOH का मोल्स निकल के आ गया तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा। सो डेफिनेटली जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम था हम लोग के कैलकुलेशन के लिए, जब शुरू में हम लोगों ने फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट वाले पार्ट का डिस्कशन किया, वो वॉल्यूम तो शायद मालूम होगा टाइट्रेशन में, मतलब हम लोग थियोरेटिकली इस तरीके से बात नहीं करते, बट एक्सपेरिमेंटली तो हम लोग को वॉल्यूम पता होता है कि हम लोगों के पास सॉल्यूशन का ये वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम तो पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, सो इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग मोलैरिटी वाले पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर कुछ और भी एस्टिमेशंस कर सकते हैं। सो वो चीजें क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। जो मुझे क्वेश्चन याद है उसमें एटलीस्ट Na2CO3 प्लस NaOH का मिक्सचर था जिसको हम लोग HCl से टाइट्रेशन करा रहे थे, बट ये इक्वेशन किसी भी तरीके से वैलिड हो सकता है, किसी भी सिचुएशंस के लिए वैलिड हो सकता है, जो सबसे शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कशन किया। सो मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा जैसे इसमें मल्टीपल टाइप के स्टेप्स दिख रहे हैं, डबल टाइट्रेशन बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का टर्म दिख रहा है। मेरा सिंपल सा सजेशन होगा कि आप रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर लें। आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए कि टाइट्रेशन क्या होता है। सो रिएक्शंस को दो पार्ट में ब्रेक कर लें। पहले पार्ट में कुछ कैलकुलेशंस होंगे, उसमें एक पार्ट वेरिएबल होगा जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के थ्रू निकल के आ जाएगा। सो उससे फर्स्ट पार्ट में एक ऐसा वेरिएबल होगा जो सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दूसरा एक वेरिएबल होगा जो हम लोग फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट से इक्वेट करके निकाल पाएंगे। सो कैलकुलेशन में मोल कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। इसी मोल कंसेप्ट को हम लोग इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सेकेंड स्टेप होगा उसके लिए हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 is equal to number of equivalence of HCl, ये सेकेंड स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा, और ऊपर वाले पार्ट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaOH is equal to number of equivalence of number of equivalence of NaOH plus number of equivalence of Na2CO3 is equal to number of equivalence of HCl, ऐसा भी हम लोग रिलेशन कर सकते हैं। सो इन दोनों अलग अलग जो पार्ट है इनके सिंपल से कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम लोग आराम से टाइट्रेशन कैरी आउट कर सकते हैं। सो मतलब थोड़ा टर्म
अजीब टाइप का दिखता है कि डबल टाइट्रेशन मालूम नहीं क्या होता है, बट एक्चुअल में अगर आप इसको 2 स्टेप में ब्रेक करके क्वेश्चंस के थ्रू काम करेंगे, सिंपल मूल कंसेप्ट अप्लाई करके, सो आप आराम से इन दोनों स्टेप्स के थ्रू मालूम कर पाएंगे कि हम लोगों के कौन से स्पीसीज अननोन है, इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ऑल्दो इस पार्टिकुलर टॉपिक में थियोरेटिकल डिस्कशंस उतना फ्रूटफुल नहीं होता जितना हम लोग का न्यूमेरिकल डिस्कशन होता है। सो इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 2-3 एग्जांपल्स मैं इसी वीडियो के कमेंट में आगे मेंशन कर दूंगा। उनके ऊपर वीडियो बना करके क्वेश्चंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए मैं उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे डिस्कशन करते हुए इसी के वीडियोस के डिस्कशंस को कमेंट में भी डाल दूंगा। इसी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में मैं फर्दर ऐड भी कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले कि डबल टाइट्रेशन में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं।